हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आने वाले पेपरों में यूज़फुल हो सकती है क्वेश्चनों के रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ इस लेक्चर को देखना है और साथ साथ में एक कॉपी लेके उसके नोट्स बनाने जो जो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, इन विच ईयर बख्शी जगबंधु लीड्स द पकाई रिबेलियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू। ठीक है, देखो लैंड रेवेन्यू ब्रिटिश क्या लेके आए थे, लैंड रेवेन्यू लेके आए थे। कितने तरह के लैंड रेवेन्यू लेके आए थे ब्रिटिश, ये हम सब डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो लैंड रेवेन्यू लेके आए थे उसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा लैंड रेवेन्यू लेके, परमानेंट सेटलमेंट। ये कब लेके आए थे, सबकी डेट्स भी याद करनी है आपको, इसके नोट्स बनाते रहने साथ साथ। 1793 में। ठीक है, ये सबसे पहले वो लेके आए थे, परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे ब्रिटिशर्स। कौन लेके आया था इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन लेके आया था, बाय कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस लेके आया था परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड जो हमारी लैंड रिफॉर्म सेटलमेंट थी वो कौन सी थी, रॉयट वारी। ठीक है, अब रॉयट वारी सेटलमेंट जो थी ये कब आई थी, ये 1820 में। ठीक है, ये डेट भी याद करनी है। ये कौन लेके आया था, ये लेके आया था बाय मुनरो एंड रीड। ये दो बंदे इसको रॉयट वाली सेटलमेंट को लेकर आए थे। जो तीसरी सेटलमेंट थी हमारी, लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं इसको हम, वो थी महालवारी सेटलमेंट। ये ये कब आई थी, पहले इसकी हम डेट याद कर लेते हैं फिर देखेंगे ये कौन लेके आया था। इसकी ये आया था 1822 में। ठीक है, सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट आई, फिर रॉयट वारी, फिर मालवारी। ठीक है, 1822 में। ये कौन लेके आया था, ये लाया था विलियम बेंटिक, बाय विलियम बेंटिक। ठीक है, बाय विलियम बेंटिक। ठीक है, ये तीन तरह की सेटलमेंट ब्रिटिशर्स लेके आए थे हमारे इंडिया में ताकि लैंड से हम टैक्स कलेक्ट कर सकें, ताकि ब्रिटिश लैंड से टैक्स कलेक्ट कर सकें। ठीक है, चलो अब मैं आपको इसका एरिया ही बता देता हूँ। जो परमानेंट सेटलमेंट थी कहाँ पे आई थी, ये आई थी बंगाल में। बंगाल वाले एरिया में, जो सारा ये नीचे बंगाल वाला एरिया था, बंगाल यूपी वाला एरिया था, बंगाल यूपी एमपी, यहाँ पे आई थी। ठीक है, और जो रॉयट वाली सेटलमेंट है ये कहाँ पे आई थी, ये साउथ, जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पे रॉयट वाली सेटलमेंट आई थी, साउथ इंडिया में। ठीक है, साउथ वाले पार्ट में क्या आई थी, रॉयट वाली सेटलमेंट। और जो मालवाड़ी सेटलमेंट है ये हमारे पंजाब के एरिया में आई थी। पंजाब के एरिया में कैसे आई थी, मालवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, अब देखो ये जो सेटलमेंट थी ना, जो भी ये लैंड रिफॉर्म्स थे, ये हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, जिसके कारण ही हमने 1857 में रिवोल्ट लड़ा था। ठीक है, 1857 में क्या लड़ा था, रिवोल्ट। ठीक है, 1857 में हमने रिवोल्ट लड़ा था। ठीक है, उस रिवोल्ट से पहले भी कुछ छोटे छोटे रिवोल्ट चल रहे थे। उसमें से एक रिवोल्ट का नाम है पाकिया रिबिलियन। ठीक है, पाकिया रिबिलियन, जिसको लीड कौन कर रहे थे, बख्शी जगबंधु। ठीक है, पाकिया रिबिलियन चल रहा था जब बख्शी जगबंधु इसको क्या कर रहे थे, इसको क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। ये कब लेके आए थे, हमारे 1817 में ये रिबिलियन चला था इस लैंड रेवेन्यू के खिलाफ। ठीक है, 1857 से पहले बहुत सारे छोटे छोटे रिबिलियन हुए थे, जैसे ओम हो गया, पाकिया हो गया, सन्यासी रिवोल्ट हो गया। ठीक है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बस इसमें याद करना है 1817 में पाकिया रिबेल हुआ था, और मैंने ये आपको तीन जो इसके रिलेटेड थी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया रिपोर्टेड इन 16th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कंडक्टेड बाय लेबर ब्यूरो। ठीक है, आपको याद करना है, लेबर ब्यूरो ये सर्वे कंडक्ट कराता है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है। इसके इसके इसके
खिलाफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कितनी थी, ठीक है। इसके इसके इस रिपोर्ट के अलावा हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी, 5.4% हमारी क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, 5.4%, ठीक है। ये तो हमारा करंट का क्वेश्चन है, इसमें कोई डिटेल में बता नहीं सकता, ये करंट में ही आता है, तो ये इसको अब करंट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखो डिवाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस, तो जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे क्या लिख देंगे, हम प्लस कर देंगे 14। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस की जगह क्या करना है, माइनस लिखना है, -16, या माइनस है, माइनस की जगह क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई की जगह हमको क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, अब इस पर बोर्ड मास आ गया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सबट्रैक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब 16 × 2 कितना होता है, 32 आ जाएगा। 32 माइनस का या प्लस का ये कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन नवंबर 2024, ठीक है। हु अज्यूम चार्ज, किसको नया कैग बनाया है, कैग, ठीक है, कैग कहते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, के संजय मूर्ति, ठीक है। अब कैग के बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। जो कैग क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिलेटेड आर्टिकल दिए हुए हैं, ठीक है। कैग के रिलेटेड आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, कैग के रिलेटेड आर्टिकल दिए हुए हैं हमारे पास, आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 में लिखा हुआ है कैग की फंक्शनिंग के बारे में, ठीक है। कैग के आर्टिकल कौन से, 148 से लेकर 151, ठीक है। के संजय मूर्ति इसके क्या बने, नए कंट्रोलर जनरल बने हैं इंडिया के। अब कैग की देखो वर्किंग क्या होती है, बेसिकली कैग जो होता है, ये हमारे जो पूरे इंडिया का जो गवर्नमेंट का जो बजट है और जो फाइनेंस का हो रहा है, उसके ऊपर ये क्या रखता है, निगाह रखता है, उसके ऊपर ये क्या रखता है, निगाह रखता है, बेसिकली विजिलेंस करता है उसको, किसको, फाइनेंस और बजट को, जो हमारे इंडिया में पैसे का लेन देन हो रहा है गवर्नमेंट में, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, वो कौन करता है, कैग करता है, ठीक है। के संजय मूर्ति इसके नए इंचार्ज बने हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये, अब ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिस पे हमारा पूरा आगे सिस्टम चलता है, ये क्या आता है, विंडो 10 हो गया, इसकी एग्जांपल होगी नीली लिनक्स, ये भी इसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। iOS, ठीक है, iOS होगी इसकी एग्जांपल, लिनक्स होगी, ऐसे सारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हमारे पास एडिटिंग के लिए होता है। एडोब फोटोशॉप ये किसके लिए होता है, ये हमारे पास एडिटिंग के लिए होता है, फ़ोटोज़ की एडिटिंग के लिए। गूगल क्रोम ये क्या है, सर्च इंजन। तो विंडो 8 क्या है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेफर द फॉलोइंग नंबर एंड सिंबल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, देखो बेसिकली इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, नंबर देखने हैं, विच इज़ इमीडिएट प्रोसीडिड मतलब क्या होता है, उसके आगे, नंबर के आगे हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंबल, नंबर के आगे कोई भी सिंबल होना चाहिए। ऑल्सो इमीडिएट फॉलोड मतलब आगे भी सिंबल होना चाहिए, नंबर के आगे और पीछे सिंबल होना चाहिए, ये देखना है, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर, देखो ये नंबर, इसके आगे पीछे सिंबल है, आगे सिंबल नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। आगे देखो और कोई नंबर, देखो ये 1 हो गया, इसके भी आगे सिंबल भी है, पीछे भी सिंबल है, आगे पीछे दोनों पास सिंबल, तो 1, ठीक है। और देखो और नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसके आगे भी नंबर है और पीछे भी नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 डिग्री लैटीट्यूड पासिस क्लोजेस्ट टू विच इंडियन स्टेट कैपिटल, ठीक है। अब देखो 24 डिग्री लैटीट्यूड देखो, अब लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ में जो हमारे पास हमने ये इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई है, इनको हम क्या कहते हैं, जो इमेजिनरी लाइंस जो ऐसे हॉरिजॉन्टली काटते हैं इनको हम कहते हैं लैटीट्यूड, और जो ऐसे वर्टिकली काटती हैं इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब
एक ऐसा लैटिट्यूड है जो हमारे इंडिया से गुजर के जाता है, उसका वो कितने डिग्री का आता है? 23.5 डिग्री। ये लैटिट्यूड हमारे इंडिया से गुजर के जाता है 23.5 डिग्री। देखो ये लैटिट्यूड होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री से, ठीक है। ये 0 डिग्री होता है जहाँ पे इक्वेटर होता है। इसके ऊपर चलते रहते हैं तो अलग अलग आते रहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है हमारे इंडिया से गुजर के जाता है। नॉर्थ मतलब ऊपर, ये हमारे इंडिया से गुजर के जाता है लैटिट्यूड, ठीक है। देखो ये लैटिट्यूड हमारे इंडिया से गुजर के जाता है, कौन कौन से स्टेट से गुजर के जाता है, और इस लैटिट्यूड को हम कहते क्या हैं? 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया से और भी गुजरते होंगे पर ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं हम इसको, जिसके बारे में हम डिटेल में कभी ज्योग्राफी क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं। बस अब इसको याद कर लो, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है, जो इंडिया से गुजर के जाता है। अब इंडिया के कौन कौन से स्टेट से गुजर के जाता है ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखो कौन कौन से स्टेट से गुजर के जाता है। गुजरात से गुजर के जाता है हमारे इंडिया से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ये सारी स्टेट से गुजर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये सारी स्टेट याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अब इसका आंसर क्या होगा। देखो अब इसका आंसर हमको कैपिटल बतानी है, कैपिटल, ठीक है। देखो भोपाल, भोपाल किसकी कैपिटल है? एमपी की। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। 24 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब पास पास ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमपी। क्या हो जाएगा? एमपी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी मैनेजेस स्मॉल टाउन विद लिमिटेड म्यूनिसिपल फंक्शन लाइक स्ट्रीट लाइट एंड ड्रेनेज। जैसे हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, जैसे हमारे शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, वहाँ पे जैसे स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं और ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेन गटर वगैरह होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए बेसिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही फंक्शनिंग होती है, पर उनके नीचे भी एक बॉडी होती है, उसका नाम क्या होता है? टाउन एरिया कमेटी। ये बेसिकली इन सब के फंक्शनिंग को देखती है, ठीक है। स्ट्रीट लाइटिंग एंड ड्रेनेज के फंक्शनिंग को कौन देखती है? टाउन एरिया कमेटी, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। बोथ है कॉमन रूट है, दोनों के कॉमन रूट्स हैं। देखो अब ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी पावर 2 होती है। देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक चीज़ याद करनी है। हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसके रूट मान लेते हैं। इसके रूट अल्फ़ा एक रूट है बीटा, एक रूट है अल्फ़ा, एक है बीटा, ठीक है। आपको ये चीज़ याद करनी है हमेशा, सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है -b/a। अब ये b क्या है, a क्या है? देखो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? a x bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है। और इसके रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा, ये इसके दो रूट्स हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स जिसके बराबर होता है -b/a के बराबर। तो इसका सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी। देखो बी देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे के, तो क्या आ जाएगा? -k। यहाँ पे a क्या है? देखो 2, तो क्या आ जाएगा? -k/2। इसके भी रूट्स अल्फ़ा और बीटा होंगे, तो इसका सम किसके बराबर आ जाएगा? 4। देखो b कितना है? -4, देखो माइनस साथ में लगाना है, और a कितना है? 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/3। ये क्या आ जाएंगे हमारे पास? k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जिसकी k की वैल्यू भी पूछी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8/3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करना है। देखो प्लस की जगह हमको क्या लिखना है? माइनस, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को हमको क्या करना है? इंटरचेंज। देखो 38, देखो डिवाइड को इंटरचेंज के साथ करना है मल्टीप्लाई के साथ 21, प्लस को इंटरचेंज के साथ माइनस के साथ 436, मल्टीप्लाई को इंटरचेंज इसके साथ करना है डिवाइड के साथ, माइनस को इसके साथ करना है प्लस के साथ। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये कटिंग हो जाएगी 109, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 21 × 3 कितना होता है? 21 × 3 होता है 630, और 8 21 × 8 कितना होता है? 168। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
8 9 7 798 798 माइनस 109 प्लस 73। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 9 2 आ जाएगा पीछे, ठीक है 2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 9 प्लस 6, फिर 6 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 6 7 प्लस 7 14, फिर 7 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 762। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ गए ये आप चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन, सैंड बॉक्सेस आर केप्ट वन ओवर द अदर। ठीक है, एक के ऊपर एक 7 बॉक्सेस हमने रखे हैं, ठीक है, इन नेसेसरी ऑर्डर, नो बॉक्स इज़ केप्ट अबव एफ। देखो ये बेसिकली एक पज़ल है, इस पज़ल को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सैंड बॉक्स रखने हैं एक के ऊपर एक, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे करके हम 7 बॉक्सेस एक के ऊपर एक रख लेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे उनको क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे बनाते रहो। देखो नो बॉक्स इज केप्ट अबव एफ, एफ के ऊपर कोई नहीं, मतलब एफ क्या आ जाएगा सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई बॉक्स नहीं है। अब ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड बी, 3 बॉक्सेस एफ और बी के, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। ठीक है, 3 बॉक्सेस आ गए। ओनली बॉक्स बिटवीन जी एंड डी, देखो हम इसको कहीं नहीं रख सकते ना, तो हम इसको क्या लिख लेंगे साइड पे लिख लेंगे, जी और डी के बीच में कितने बॉक्स हैं, एक बॉक्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, डी इज़ केप्ट इमीडिएट अबव बी, डी इमीडिएट अबव बी, बी के ऊपर क्या है डी। ठीक है, बी के जस्ट ऊपर क्या है डी है। अब देखो जी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो हम किसकी 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे। देखो डी और जी में एक बॉक्स है ना, हम साइड में लिखा था, तो जी यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। अब देखो ओनली 4 बॉक्सेस बिटवीन जी एंड सी। ठीक है, 4 बॉक्सेस हैं जी और सी के बीच में, 1 2 3 1 2 3 4। देखो यहाँ पे तो आ नहीं रहे 4 बॉक्सेस, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉक्स हम रख नहीं सकते। जी और सी के बीच में कितने बॉक्स, 4 बॉक्स, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। ठीक है, ये भी हमको लिख ली कंडीशन। अब क्या है, ए इज़ केप्ट सम प्लेस अबव ई, ए क्या है ई के ऊपर है। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, पजल बन गई। ठीक है, अब देखो ये पज़ल आपको अगर आती है अच्छे से बनानी तो आपको समझ आ गया, अगर नहीं आती तो आपको नहीं समझ आया होगा। अगर आपको ये पज़ल सीखनी है बनानी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि पज़ल के रिलेटेड एक क्लास लेकर आओ, तो मैं उस क्लास में आपको अच्छे से बता दूंगा कैसे सारी पज़ल्स बनती हैं सब टाइप की। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा क्या, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो डी, डी के नीचे कितने बॉक्स हैं। देखो डी के नीचे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 बॉक्स हैं डी के नीचे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन 193 कंट्रीज़ का यहाँ पे सर्वे होता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, तो इंडिया का रैंक कितना है 108। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इसको पब्लिश कौन करता है, इसको रिलीज़ करता है UNDP इसको रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज़ करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्ट्रक्चरल फंक्शन इशू इन प्लांट रूट वुड हिंडर गैस एक्सचेंज बट नॉट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वाटर अब्जॉर्प्शन। देखो इस क्वेश्चन का क्या मतलब बना, देखो ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है, ये हमारे पास प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे कहते हैं रूट्स होती हैं। देखो रूट्स का काम क्या होता है, बेसिकली रूट्स का काम क्या होता है, पानी को नीचे जो जब हम पानी डालते हैं पानी को प्लांट तक लेके जाना, और इसका एक और काम होता है रूट्स का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, रूट्स के अंदर भी होता है ऊपर भी होता है। ठीक है, दोनों जगह होता है, जो चीज़ नीचे होती है रूट्स में होती है वो प्लांट के ऊपर भी होती है। ठीक है, अब इन्होंने यही पूछा है विच प्लांट हिंडर द गैस एक्सचेंज, कौन सा पार्ट है रूट्स का जो गैस एक्सचेंज को हिंडर करता है। देखो बेसिकली आपको पता होना चाहिए गैस एक्सचेंजेज ऑफ गैस प्लांट के किस पार्ट में होता है। ठीक है, ये आप याद कर लेना, स्टोमेटा पार्ट में होता है। स्टोमेटा जो पार्ट होता है प्लांट का, उसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, प्लांट में एक पार्ट होता है स्टोमेटा, उसमें होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। देखो ऐसे एक माउथ टाइप बना होता है, जैसे CO2 आती है वैसे ये माउथ खुल जाता है, और जैसे ऑक्सीजन जाना होता है तो ये माउथ क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, हिंडर कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमेटा। अब देख लो स्टोमेटा किस ऑप्शन में है, वो इसका आंसर हो जाएगा। इंट्रोनम सेल नहीं, डिस्टर्ब्ड स्टोमेटल एपरेटस ऑन एरियल ऑर्गन, देखो स्टोमेटा आ गया ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये।
ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, स्टोमेटा इस पर क्लोज है, स्टोमेटा के अंदर ही ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा के ऊपर हम हिंडर कर देंगे तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और गैसेज, ऑक्सीजन और CO2 नहीं हो पाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, स्टोमेटल अपरेटस ऑन ऑर्गन। ठीक है, ये डिस्टर्ब करता है अगर इसको स्टोमेटा को हम ऑर्गन से बंद कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें से एक केमिकल दूसरे केमिकल में या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज होता है। ठीक है, अब देखो बर्निंग ऑफ वुड है इसका आंसर। देखो कटिंग ऑफ पेपर, देखो पेपर था, पेपर को हमने काट दिया, अभी भी पेपर ही है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर पानी था, अब पानी उड़ गया, जब वेपर्स बन गए, वेपर में भी तो पानी ही है, तो इसमें भी कोई नई गैस नहीं आई। मेल्टिंग ऑफ आइस, देखो आइस मेल्ट करके यही पानी बन गई, पानी से पानी बन गया, पर ठीक है तो ये नहीं है। अब देखो बर्निंग ऑफ वुड, देखो वुड क्या होती है बेसिकली, वुड बेसिकली कार्बन के कंपाउंड्स होती है, जब वुड को हम आग लगाएंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है, देखो नया कंपाउंड बन गया, जब भी नया कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, विच नेविगेटिंग थ्रू ऑप्शन इन ए डायलॉग बॉक्स और मेन्यू यूजिंग द कीबोर्ड, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टैब की। टैब की का प्राइमरी फंक्शन पूछा, टैब की जो सबसे ऊपर एस्केप बटन के जो नीचे एक टैब की होती है ना, उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, टू मूव द फोकस टू नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अवेलेबल फंक्शन मतलब ऑप्शन पे लेके जाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हम टैब की का यूज़ करते हैं भी, और क्या क्या ऑप्शन है इसको हम चेंज करने के लिए। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है वो सबको अवेलेबल ऑप्शन को देखने के लिए हमको कौन सा की होता है, टैब की होता है बेसिकली। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 28 डिग्री। देखो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं, जिनका सम θ1 + θ2, जिनका सम 180 डिग्री होता है, वो कौन से एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब देखो इसमें क्या किया हुआ, लार्जर ऑफ टू, हम मान लें θ1 लार्जर है, ये 28 डिग्री ज़्यादा है, θ2 से कितना डिग्री ज़्यादा है, 28 डिग्री। ठीक है, तो उन्होंने स्मॉलर एंगल पूछा, मतलब बेसिकली θ2 ही पूछा है। ठीक है, अब देखो θ1 - θ2 इसके किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास 28 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब देखो दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करने का कितना आ जाएगा, 152। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2θ2। ठीक है, अब 2 से इसको जब काटेंगे कितना आ जाएगा, 76, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 76। देखो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो अब आ गया हमारे पास GK क्वेश्चन जो है एशियन हिस्ट्री से। ठीक है, एशियन हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ गया। अब देखो व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ संगम एंथोलॉजीज पुरानूर। ठीक है, फ्रॉम इटोकोई कलेक्शन। ठीक है, अब देखो इटोकोई कलेक्शन कौन सी कलेक्शन है, इटोकोई कलेक्शन एक संगम जब लिटरेचर हुई थी ना, इटोकोई कलेक्शन जब हमारे पास संगम लिटरेचर हुई थी ना, तो इटोकोई कलेक्शन वो कलेक्शन थी 8 क्लासिकल तमिल पोएम्स की कलेक्शन को हम इटोकोई कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, संगम लिटरेचर में, संगम लिटरेचर क्या थी, आपने एशियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट में लिखना, हम एशियन हिस्ट्री पे भी एक क्लास लेंगे। 8 क्लासिकल पोएट्स इटोकोई कलेक्शन में थी। ठीक है, अब उसमें से इनका मेन फोकस कहाँ पे था, पुराणूर पंटिरूट। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और बताता हूँ, जो 8 क्लासिकल पोएट थी ये छोड़ो, संगम लिटरेचर में जहाँ पे भी अकम आ गया ना, अकम का मतलब होता है लव। ठीक है, अकम पोएट्री का मतलब होता है लव पोएट्री, और यहाँ पे पुराम आ गया ना, वहाँ पे उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब है वॉर रिलेटेड पोएट्रीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पुराणूर लिखा हुआ ना, तो ये किसके रिलेटेड होगी, वॉर और हीरोइज्म के ऊपर, तो यही है हीरोइज्म एंड प्रेज ऑफ किंग एंड देयर डीड्स। इसके रिलेटेड लव के रिलेटेड तो कौन सी होती है, अकाम तो यहाँ पे है नहीं, तो ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, यही है। स्पिरिचुअल और रिलीजन के रिलेटेड भी नहीं है, बेसिकली इसमें जो पॉइंट्स थी ना इस बार इक्वेटरी में लव और वॉर के बारे में ही थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हीरोज़ एंड प्रेज ऑफ किंग एंड देयर डीड्स।
ठीक है। अब 8 क्लासिकल जो पोइट्स थी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको याद करनी है कर लेना, नहीं करनी तो कोई इतना वो नहीं है। ये थी 8 क्लासिकल पोइट, इनको अब याद करना है तो कर लेना, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 8 इक्वल 8 थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, ये भी एशियन हिस्ट्री से ही है। इन साउथ टेम्पल, बेसिकली ये टेम्पल के आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। टेम्पल के आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन है भी, टेम्पल कैसे होते हैं साउथ में। देखो मैं आपको टेम्पल बना के दिखाता हूँ साउथ का, ठीक है। बेसिकली ये साउथ के टेम्पल होते हैं ना, बेसिकली जो साउथ के टेम्पल होते हैं ना, वो है कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं ड्राइंग मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, ठीक है। इसके ऊपर है गोरकुम, इसके ऊपर ये, ठीक है। ये साउथ का टेम्पल, यहाँ पे गर्भगृह, यहाँ पे मंडप, ठीक है। और यहाँ पे बाहर एक व्यायाम, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये साउथ का टेम्पल मैंने थोड़ी बेसिक सी डायग्राम बनाई है। जो ये सबसे ऊपर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये गर्भगृह के ऊपर होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विमान, विमाना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, विमाना। जो इसके ऊपर रखा होता है ना, जो बहुत हैवी स्टोन रखा होता है इसके ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, गोपुरम, गोपुरम। अब गोपुरम के ऊपर क्या होता है, शिखर, जो झंडा टाइप लगा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, शिखर, शिखर, ठीक है। जो बिल्डिंग के ऊपर होता है तो व्यायाम, यहाँ पर शिखर, ये गोपुरम। अब यहाँ पे हम डेटिस रखते हैं, डेटिस जिनके वर्शिप करते हैं, मतलब भगवान की पूजा करते हैं, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम, गर्भ गृह। यहाँ पे हम भगवान की पूजा करते हैं, गर्भगृह, ठीक है। अब गर्भगृह के जो बाहर, जब मंदिर के बाहर जाएंगे, जो यहाँ पे जो ये खाली लॉबी ऐसा हॉल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मंडप, मंडप, ठीक है। अब मंडप के बाहर जो गेट होता है, गेट पे ये क्या लगा होता है, यहाँ पे स्तंभ, ठीक है। ये होता है बेसिकली हमारे पास, ये होता है बेसिकली हमारे पास जो आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल, ठीक है। ये साउथ इंडियन टेम्पल के आर्किटेक्चर है। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, इन साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेप्ड और पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बिल्ड अबव स्टक्टम, ठीक है। इसके ऊपर जो बना हुआ है पिरामिडिकल शेप, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाम, विमान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विमान, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा किसके रिलेटेड है, इंडियन एशियन हिस्ट्री में के रिलेटेड ही है। देखो एशियन हिस्ट्री में पोस्ट गुप्ता पीरियड के रिलेटेड है। बुक्ति टर्म किससे रिलेटेड है, पोस्ट गुप्ता पीरियड में। देखो बुक्ति का मतलब होता था प्रोवेंस, ठीक है। अब देखो पोस्ट गुप्ता में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप सब याद कर लेना। देखो सबसे पहले जो है बुक्ति का मतलब है प्रोवेंस। अब सेकंड जो है जिसको हम बोलते हैं विषय का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, वैसे ही पहले भी डिस्ट्रिक्ट होते थे, सबसे पहले प्रोविंस होती थी, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट होते थे, ठीक है। अब जो सारी कंट्री का जो हेड होता है उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे हम कुमार मट्य। ये हाई ऑफिशियल होते थे, ठीक है, हाई ऑफिशियल, ठीक है। अब जो हेड ऑफ बुक्ति प्रोविंस के जो हेड होते हैं उनको क्या बोलते थे हम, ऊपर क्या, ठीक है। ये भी याद कर लेना। ये हेड ऑफ बुक्ति होते थे, प्रोविंस के हेड को हम क्या बोलते हैं, ऊपर क्या, ठीक है। और जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट होते थे, जैसे डीसी होते हैं, उसको हम क्या बोलते थे, विश आरटी। ये कौन होते थे, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये आप सबको ये 4 टर्म याद कर लेना। पोस्ट गुप्ता पीरियड में पॉलिटी के रिलेटेड थी, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड में पॉलिटी थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है। देखो फ्रॉम विच स्टेट टू डू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन टू एक्सटेंड। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, जैसे हमारा इंडिया ना, कोस्टल प्लेन वो प्लेन होती है यहाँ पे जो प्लेन वाटर के साथ टच होती है। ये हमारा साउथ वाटर के साथ टच होता है। देखो सबसे नीचे क्या है हमारे पास, तमिलनाडु से स्टैंड होकर कहाँ तक जाती है हमारी ईस्टर्न कोस्ट, तमिलनाडु से स्टैंड होकर कहाँ तक जाती है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक हमारी क्या एक्सटेंड होती है ईस्टर्न कोस्टल
प्लेन। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैथ पे है वो क्या क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखो क्यूब रूट कैसे निकलते हैं ये आपको मैं डिटेल में किसी लेक्चर में बता दूंगा, एक बार आप समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमको पीछे के 3 लेटर छोड़ देने हैं, ठीक है, 3 लेटर। अब सबसे पहले देखो लास्ट लेटर कितना है 2। अब ये सोचो 2 किस नंबर के पीछे आता है, किस के क्यूब के पीछे आता है। देखो 2 किसके क्यूब के पीछे आता है, 8 के क्यूब के पीछे आता है 2, ठीक है। 8 512 होता है ना, तो 8 आ जाएगा। ये पीछे 3 नंबर छोड़ दो, और जो पहला नंबर है इससे जस्ट छोटा क्यूब सोचो सर, इससे जस्ट छोटा क्यूब इसका होता है। देखो 2 का तो 8 होता है, तो 1 का ही होता है, 1 का 1 होता है, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 18। अब ये किसका 4th रूट है, ये तो आपको पता ही होगा 10 का। इसको मल्टीप्लाई किस करना है 5/24 से। अगर आपको क्यूब रूट समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो मैं आपको एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, आप उसमें बता दूंगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमको 78 से। अब इसके पास कटिंग कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको और काट लो, 6 के टेबल यहाँ पे कितना आएगा 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा, गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 13, 6 के टेबल पे 13 आ जाएगा, 8 3 6 के टेबल पे यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर 13 2 26 बाय नहीं 39/2 आ रहा है इसका आंसर। इसमें गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, इसको हम रीचेक करते हैं। चलो अभी रीचेक कर लेते हैं एक बार दोबारा। 5832 का जस्ट छोटा क्यूब कितना हो जाएगा, 5832 का हो जाएगा हमारे पास 18। 5832 का इतना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इसका 18 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 4 जीरो है ना, 1 2 3 4 10, ठीक है, ये भी ठीक है, 10 ही आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर, मुझे लगता है इसका आंसर गलत है। इसका आंसर गलत है। एक मिनट में रीचेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, इसका आंसर गलत है, ये छोड़ दो, इसका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। ये आंसर क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी है इसमें, तो क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा, गलत है ये क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी 4 आएगा, ये भी गलत कर दिया है। इसको दोबारा कर लेते हैं। 18/10 5/24 78, ठीक है। अब इसको दोबारा करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 4 के टेबल जाते ही नहीं है, तो ये पॉइंट्स में आएगा, ये गलत है क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अगर सुंदर स्टार्ट फ्रॉम ए, देखा उसका क्वेश्चन आ गया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, सॉरी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। देखो सुंदर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। पॉइंट ए से स्टूडेंट स्टार्ट किया टूवर्ड ईस्ट, अब ईस्ट जा रहे हैं, यहाँ पे ईस्ट गया 12 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टेक लेफ़्ट, लेफ़्ट कहाँ होता है, लेफ़्ट ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो लेफ़्ट ऊपर, फिर वो 9 किलोमीटर चला गया। देन ही टर्न लेफ़्ट 13, फिर 13 चला गया, ठीक है। 12 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कहीं, ठीक है। देन ही टेक लेफ़्ट 11, तो 11, देखो 9 से ज़्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा 11। देन ही टेक फाइनली लेफ़्ट 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर तक गया लेफ़्ट, ठीक है। देखो 13 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, 1 किलोमीटर जाके। तो देन ही स्टॉप टू पी, यहाँ पे रुक गया। अभी उसने पूछा हाउ फार एंड टूवर्ड विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच पॉइंट ए, पॉइंट ए तक जाना, तो उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा वो भी देखना है। नॉर्थ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, 9 में से 11 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 जाना पड़ेगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है। समझ गई आप चीज़, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो है मैथ में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड है, वो है बेसिकली सक्सेसिव से रिलेटेड। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लग जाएगा, रेशो वाले मेथड से भी हो जाएगा। मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ, उससे इजीली जल्दी हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव का, a + b + ab/100,
जब भी 2% गिवन हो तो उसमें सक्सेसिव लगाना हो, उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2% गिवन, यहाँ पे रिड्यूस होगा वहाँ पे क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे कितना करेंगे -15, जहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे क्या कर देंगे +10, तो -15 मल्टीप्लाई है +10 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा -5, यहाँ पे कितना आएगा -1.5, तो कितना आएगा -6.5, ठीक है। तो कितनी लोअर हो गई -6.5, इसका आंसर कितना आएगा -6.5 से माइनस क्या शो कर रहा है, भी रिड्यूस हुई है, लोअर हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, ठीक है। अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होता है? मीन प्रपोर्शन किसी भी नंबर का निकालना है, जैसे हमारे पास 2 नंबर है ए बी, उसका मीन प्रपोर्शन क्या होता है, बेसिकली दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका क्या करना है, रूट लेना है। अब ये 2 नंबर है, इनका मीन प्रपोर्शन लेना है, तो इन दोनों का नंबर को मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय 338 इसका रूट ले लेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा मीन प्रपोर्शन, जो किसके इक्वल गिवन है 260 के इक्वल गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हटाना है स्केयरिंग बोथ द साइड, 260 मल्टीप्लाई बाय 260, ठीक है। अब 330 इसके नीचे आ जाएगा जब स्केयरिंग बोथ द साइड करेंगे, इजिकल टू x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 के टेबल पे काट देंगे, 20 आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, 26 से 26 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 20 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 100 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कंप्यूटर से रिलेटेड। वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CPU। CPU का इसमें से कौन सा चीज़ पार्ट नहीं है। देखो CPU बेसिकली होता है ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर होता है, ठीक है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है ALU, कुछ जो CPU है वो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये बेसिकली जो हम अर्थमेटिक उसमें कैलकुलेशन डालते हैं उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर ये किस में डालता है, CPU में जाता है, ठीक है। CPU में काफ़ी सारे रजिस्टर वगैरह लगे होते हैं और वो रजिस्टर वगैरह रैम वगैरह लगी होती है, जिसके कारण हमको क्या होता है, इसके बाद हमको विजिबल वो दिखता है, ठीक है। तो इनमें से देखो कौन सा पार्ट नहीं है। देखो ALU तो होता है बेसिकली वो लॉजिकल यूनिट होती है, रजिस्टर भी होता है जिसमें वो थोड़ा वगैरह सेव होता है, CPU एक ही बात होती है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो इसको कंट्रोल करता है, उनको विजिबल करता है। पर ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, ग्राफिक कार्ड CPU का यूनिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे CU आ जाएगा, तो इसका ग्राफिक कार्ड क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। ग्राफिक कार्ड बेसिकली कंप्यूटर की पावर को इन्हांस करने के लिए होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्लास है 30 स्टूडेंट अपीयर इन टेस्ट। एक क्लास में 30 स्टूडेंट अपीयर किए टेस्ट में, 12 बच्चों का एवरेज है 60, रेस्ट का है 60। रेस्ट कितने बच गए, अगर 12 का एवरेज इतना तो रेस्ट कितने बच गए, रेस्ट बच गए हमारे पास 18 का एवरेज कितना है 62। तो ओवरऑल एवरेज निकालना है, हम इसमें वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो लॉन्ग मेथड से भी हो जाएगा पर उससे बहुत टाइम लगेगा, वेटेड एवरेज लगा देंगे, ठीक है। वेटेड एवरेज क्या होता है, देखो 12 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है 60 है, अब रेस्ट 18 का कितना है 62 है, तो हमको सबको निकालना है। तो बेसिकली ये ऊपर क्या लिखते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसकी क्या ले लेंगे, रेशो ले लेंगे। देखो इसको हम रेशो ले लेंगे तो इसकी कैंसिलेशन भी हो जाएगी, देखो 2 आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 6 के टेबल पे काट दिया। अब इसमें से हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर ले 60 है उसकी एवरेज, कितनी एज्यूम कर ली 60, यहाँ पे कर लेंगे प्लस। अब देखो ये इससे कितना एरर आ रहा है, इसमें +2 का एरर आ रहा है, ठीक है। +2 का एरर आ रहा है कितने बंदों पे, 3 बंदों पे, +2 × 3, तो कितना एरर आ गया +2 × 3। अब जो एरर आया है, अगर प्लस में एरर है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस में एरर आया तो माइनस करेंगे। हम इन सब बंदों में बांट देंगे, 2 + 3 कितने बंदे हैं 5, 5 बंदों में हम क्या बांट देंगे 6 बांट देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 61.2। तो इसकी एवरेज कितनी आएगी पूरी 30 बंदों की 61.2। ये होती है वेटेड एवरेज। इसकी मैं डिटेल क्लास आपको बाद में दे दूँगा, आप कमेंट में लिख देना आपको किस किस की डिटेल क्लास चाहिए, मैं उसकी आपको बाद में दे दूँगा डिटेल क्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग पे वेन डायग्राम पे। जब हमको ये वाला सर्कल शेफ़ के बारे में बता रहा है, ये वाला सर्कल टीचर के बारे में बता रहा है, ये वाला सर्कल किसके बारे में, लॉयर के बारे में। और ये कॉमन होती है ना बीच में जो लाइन, ये होते हैं बोथ शेफ़ एंड टीचर, जो ये बोथ वाली है, ठीक है। ये दोनों जो ये बीच वाली होती है लाइन ये बोथ होती है, ठीक है। बोथ शेफ़ और टीचर की लाइन कौन सी है, ये वाली। बोथ लॉयर एंड टीचर की लाइन कौन सी है, ये वाली। बोथ लॉयर एंड शेफ़ की लाइन कौन सी है, ये वाली। अब जो सारे हैं, शेफ़ भी है, टीचर भी है, लॉयर भी हैं, वो कौन से हैं, वो ये बीच वाले 7 बंदे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल, हाउ मैनी शेफ आर हु आर टीचर बट नॉट लॉयर,
देखो कितने शेफ़ जो टीचर हैं पर लॉयर नहीं है, देखे। अब देखो जहाँ पे कितने 9 है, टीचर भी हैं, शेफ़ भी हैं, टीचर भी हैं, पर लॉयर साथ नहीं है, तो साथ नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे 9 लेंगे। इसका आंसर कितना आएगा 9, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। देखो नेचुरल नंबर की एवरेज क्या होती है, अगर हमारे पास 14 एन नेचुरल नंबर हैं तो उनका सम किसके बराबर होता है, एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो एन प्लस 1/2, ये होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे होल नंबर है, होल नंबर में हम एक जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब 14 होल नंबर, देखो हम सम निकाल लेते हैं, 13 नेचुरल नंबर और उसमें क्या ऐड कर देंगे 0, तो 14 होल नंबर आ जाएंगे ना पूरे, ठीक है, समझ गए ना आप, ठीक है। अब देखो सम कैसे निकालेंगे 13 नेचुरल नंबर का, यहाँ पे एन किया कितना पुट कर देंगे 13 प्लस 1 कितना होता है 14, अपॉन में क्या कर देंगे 2, इसमें प्लस, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ एन 13 नंबर आ जाएगा, प्लस एक और नंबर भी इसमें है जो कि है 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0 आ जाएगा, ठीक है। इससे आ जाएगा हमारे पास सम आ जाएगा, यहाँ पे सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 के टेबल में इसको काट देंगे, 7 आ जाएगा, 7 और 13 कितना होता है 91, तो 13 नंबर का सम कितना आ गया 91। अब एवरेज कैसे निकलती है, टोटल सम को किससे डिवाइड कर देते हैं हम, टोटल सम को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, टोटल नंबर से, टोटल नंबर कितने हैं 14। अब इसको 14 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड कैसे, 14 नंबर से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 19 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये डिवाइड होएगा, चलो डिवाइड करके देखते हैं। 19 को 14 से, हाँ 13 के टेबल पे जाएगा तो ठीक है, 13 के टेबल पे कट जाएगा, 7 13 जा, जहाँ पे 2 6.5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास रीजनिंग का है, वो क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक कंजप्शन परसेंटेज और ये, ठीक है, पैटर्न सच रिलेशन विद इज सेम, ठीक है। अब देखो इसका कोई रिलेशन बन रहा है, वही सेम रिलेशन में नीचे देखना है, ठीक है। अब देखो इसमें रिलेशन क्या बन रहा है वो देखना है हमको ध्यान से। अब देखो, अब इसका देखें तो हाँ ठीक है दिख गया, देखो इसमें वोवल दिख रहा है हमको, वोवल क्या होता है A E I O U, ठीक है, ये क्या होता है 5 वोवल होते हैं। देखो इसमें वोवल दिख रहा है, यहाँ पे हमारे वोवल है, वहाँ पे क्या आ रहा है हैश आ रहा है, और यहाँ पे कोई वोवल नहीं है, वहाँ पे क्या लिखेंगे परसेंटेज लिखेंगे। यहाँ पे भी एक ही वोवल आ गया, वहाँ पे क्या लिखना है हैश लिखना है, जहाँ पे कोई वोवल नहीं है वहाँ पे क्या लिखना है परसेंटेज। अब ये ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, यही लॉजिक है क्योंकि और लॉजिक है, ठीक है, यही लॉजिक चेक करते हैं। देखो यहाँ पे वोवल है तो परसेंटेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे क्या हैं कॉन्सोनेंट, तो क्या आएगा परसेंटेज आएगा हैश आएगा, ठीक है, ये सही है। अब आपको बाकी ऑप्शन भी अब चेक करनी पड़ेंगी, किसी और में तो नहीं ये फॉलो हो रहा। देखो इसमें वोवल है, नहीं है वोवल, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये वोवल नहीं है परसेंटेज है, ठीक है। इसमें वोवल है, नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आना था परसेंटेज, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे वोवल है, वोवल की जगह हमने क्या लिखना था हैश लिखना था, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे वोवल है, वोवल की जगह हमने क्या लिखना था हैश, तो ये भी गलत हो गया। मतलब हमारा लॉजिक ठीक है, तो ये आंसर सही है। आपको सारी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, एक बार। अब वही क्वेश्चन फिर आ गया कोस्ट लाइन वाला जो हम ये अभी करके आए। कोस्ट लाइन क्या होते हैं, यहाँ पे पानी और समुद्र का क्या होता है मेल होता है, ठीक है। अब देखो इनमें से कौन सी कोस्ट लाइन नहीं है, देखो राजस्थान हमारा अंडर की तरफ है, तो इसका आंसर राजस्थान आ जाएगा। गुजरात भी कोस्ट लाइन के साथ जुड़ती है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे वो भी कोस्ट लाइन के साथ जुड़ती है, उड़ीसा भी कोस्ट लाइन के साथ जुड़ती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा राजस्थान, जो पानी के साथ नहीं जुड़ती। कोस्ट लाइन वो जगह होती है वो पानी और यहाँ पे लैंड और पानी का क्या होता है मिलाव, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन किसके ऊपर है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास बेसिकली सरफेस एरिया, मैंसुरेशन पे क्वेश्चन है। हमको फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना जिसका डायमीटर कितना 98। देखो सरफेस एरिया इसके बराबर होता है स्फेयर का, देखो सरफेस एरिया होता है स्फेयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमको डायमीटर दिया हुआ है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 मल्टी पाई की वैल्यू होती है 22/7, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है। इसका तो हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 49 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व नहीं करना, ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। देखो 22 है, 22 में क्या था 2 × 11 11 आ गया ना, तो इसका
मतलब ये है जो भी हमारा आंसर होएगा उसमें भी 11, वो भी 11 का मल्टीपल होएगा ही होएगा। ठीक है, अब 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? 11 का मल्टीपल चेक करने का तरीका होता है, जो ऑड नंबर पे डिजिट्स हैं और जो इवन नंबर पे डिजिट्स हैं उनको माइनस करके अगर वो 11 का डिविजिबल है तो वो 11 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब देखो ऑड नंबर पे डिविजिबल कैसे, देखो ऑड नंबर पे क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, इन सबको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इवन नंबर पे क्या है, 9 है और 5 है, 9 और 5 कितना, 14। अब देखो 10 में से 14 काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। 4 11 से डिविजिबल है नहीं, तो ये वाला नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं है हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट नंबर देखो, 3 + 2 कितना होता है, 5। 5 + 4 कितना होता है, 5 + 4 9, और 9 + 0 9, ये भी डिविजिबल है, तो मतलब ये आंसर भी हो सकता है, ये 11 का डिविजिबल है। ठीक है, तो ये आंसर भी हो सकता है, तो हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं 1 मिनट, अभी क्या पता कुछ और निकल जाए। 3 + 1 कितना होता है, 4। 4 + 4 8। ठीक है, अब इवन डिजिट भी कितना है, 8। 8 - 8 0। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 0। तो ये दोनों नंबर 11 से डिविजिबल हैं। एक बार लास्ट नंबर भी चेक कर ले, 3 + 2 5। 5 + 4 9। 9 माइनस कितना कर देंगे, 8 + 3 कितना होता है, 11। तो ये कितना रहा है, 3। 3 11 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। पर अब ये दो ऑप्शन में फंस गए हैं, तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा हमको। या हम इस पर कुछ और लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट भी सेम है, यूनिट डिजिट भी नहीं चेक कर सकते। हाँ देखो यहाँ पे 7 भी आ रहा है ना, तो हम 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों में नंबर में से 7 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, देखो 39 को हम 7 से डिवाइड करें 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, फिर कितना बच गया, फिर बच गया 42। ठीक है, 42 फिर 4 डिपेंड, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, 7 से भी डिविजिबल, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर भी आ रहा है। ठीक है, समझ गए? हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे नहीं है, इसको पूरा सॉल्व करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। 7 × 49, फिर 22 मल्टीप्लाई बाय, बेसिकली ये कितना आ जाएगा, 88 मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब कितना होता है, 343। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो बहुत लंबा है। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे ईजीली। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। राहुल की फाइंड प्रेजेंट एज करनी है। राहुल एज जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे हम लिखते रहते हैं। राहुल एज इज़ 3 टाइम हिज डॉटर। राहुल की जो एज है वो 3 टाइम है किसकी, डॉटर की एज से। ठीक है, 3:1 हो जाएगा। आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद, हिज एज, राहुल की जो एज है, विल बी 5 मोर देन डॉटर एज, ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर। ठीक है, ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर। ठीक है, ये 8 साल बाद। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना होता है, बेसिक इनका डिफरेंस सेम करना है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ पे कितने का, 1 का। तो इसका डिफरेंस सेम करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना का, 4 और 6। ऊपर कितना आएगा, 3 और 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 में से 6 काटेंगे तो कितना आ रहा है, 3। और 3 की वैल्यू किसके बराबर गिवन है हमको, 8 के बराबर गिवन है। 3 की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 8। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3। हमको फाइंड किसकी करनी है, राहुल्स प्रेजेंट एज। राहुल्स प्रेजेंट एज 3 की वैल्यू है 8, तो 3, ये तो 8 आ रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसको भी हम छोड़ते हैं। 2 क्वेश्चन में गलत है, ये भी क्वेश्चन गलत है, एक पहले भी गलत था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन गलत हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं हम। ठीक है, ये गलत है क्वेश्चन ये भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कैसे करना है, देखो इन अ रो ऑफ 73। देखो जो ऐसे क्वेश्चन आए, आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वैसे आप अगर बना के देख लेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, फॉर्मूले क्यों याद करने इतने सारे। ठीक है, देखो 73 बंदे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। गीता इज़ लेफ्ट फ्रॉम, गीता कितनी रैंक है, गीता की 16th रैंक है फ्रॉम लेफ्ट। मतलब इसके ये कितने बंदे होंगे, 15th बंदे होंगे ना लेफ्ट से, तभी तो 16th रैंक आई गीता की। ठीक है, इफ सुनीता इज़ 21st राइट ऑफ गीता, 21st पे है राइट पे। ठीक है, मतलब इसके इधर 21st पे है, इसके इधर से 21st पे है, तो इस इन दोनों के बीच में कितने बंदे हो जाएंगे, 20 बंदे इनके दोनों के बीच में हो गए। ठीक है, इसके बीच में कितने 15 थे, यहाँ पे कितने 20। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, अब इसका आंसर 35 होगा नहीं,
ये 16 बंदा गीता तो हमने जोड़ी ही नहीं, तो कितने बंदे आ जाएंगे यहाँ पे 36। अब देखो आगे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तक कितने बंदे हो गए टोटल, 36 बंदे हो गए यहाँ तक। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट, राइट से पूछिए गीता की पोजीशन इस साइड से, तो कितनी आ जाएगी 36 को हम किससे माइनस कर देंगे 73 में से, तो कितना आ जाएगा 13 में से जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 37 रैंक आ जाएगी किसकी, सुनीता की राइट एंड से। समझ गए ये क्वेश्चन, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास करंट का क्वेश्चन है। बेसिकली 2025 इन फरवरी 2025 मैन्यूथ फाइनेंस हैज़ रिसीव आरबीआई से अप्रूवल मिल गया इसको नई ब्रांचेस खोलने का। गोल्ड बेसिकली मैन्यूथ फाइनेंस क्या करता है हमको, मैथूट फाइनेंस गोल्ड लोन देते हैं हमको, गोल्ड लोन, ठीक है। आरबीआई से इसको परमिशन मिल गई है कितनी और ब्रांचेस खोलने की, 115। ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, बस ये आपको बताना चाहिए ये गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है, बैंक नहीं है, मैथूट फाइनेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये करंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस 2025 पेलोड। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टेम्परेचर फाइंड करना। जो हमारा मून है ना, मून इसका वर्टिकली यहाँ तक कितना टेम्परेचर है, मतलब जैसे जैसे मून से ऊपर जाते जाएंगे तो कैसे टेम्परेचर वेरी करता है, उसको चेक करने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट भेजा था, ठीक है। चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये आप बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी देखो, चंद्र से मतलब मून हो गया, थर्मो प्लस मतलब हो गया टेम्परेचर से रिलेटेड, बेसिकली टेम्परेचर मून के टेम्परेचर से रिलेटेड इसका आंसर होगा, तो यही आंसर है इसका, ठीक है। मून मैग्नेटिक फील्ड देखो, इसमें टेम्परेचर है नहीं, मून एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें भी टेम्परेचर में प्रेशर आ गया, जूलर्स कॉम्पिटिशन इसमें भी नहीं है, तो यही आंसर है टेम्परेचर वाला ही, ठीक है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, आप इसको ऐसे एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते थे, ठीक है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन। देखो जब मोदी सरकार आई थी उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था, स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है ये कब स्टार्ट किया था ये आपको होमवर्क में बताना है, होमवर्क है ये कब स्टार्ट हुआ था ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। इसमें कितनी सिटीज़ इनिशियली इंक्लूड की थी, 100 सिटी इंक्लूड की थी, 100 सिटीज़, ठीक है। होमवर्क क्या है, ये कब आया था वो आपको होमवर्क में बताना है, कमेंट करके बताना नीचे, ठीक है। इसमें 100 सिटी थी, उनको हमको स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट मतलब वहाँ पे पार्क होना चाहिए हर 1 किलोमीटर में, काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटी बनने के लिए वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए सारी जगह, ठीक है, काफ़ी सारी कनेक्शन होनी चाहिए, तो ये आपको होमवर्क में बताना है कब आई थी। इसमें 100 सिटीज़ थी तब। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखो क्वेश्चन है वरुण एंड आशीष टुगेदर कैन वॉल कर लेते हैं 3 दिन में, ठीक है। वरुण और आशीष टुगेदर एक वॉल को 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। वरुण जो है अकेला 7 दिन में पेंट कर देते हैं। पूछा है आशीष अकेला कितने दिन में उसको पेंट कर देगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते होते हैं 21। हम मान लेते हैं 21 वॉल को उसे पेंट करना है। ये 3 दिन में 21 वॉल पेंट करता है, तो एक दिन में कितनी वॉल पेंट करता होगा, 3 को 21 से डिवाइड कर देंगे 7। ये कितनी वॉल पेंट करता होगा 3, ये 7, ये दोनों मिलके 7 मीटर कर देते हैं पेंट। वरुण अकेला कितना करता है 3 मीटर, तो आशीष कितना करेगा एक दिन में अकेला, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 4, ठीक है। तो एक दिन में वो कितनी वॉल पेंट 21/4 दिन लगेंगे उसको पूरी वॉल को पेंट करने के। पर यहाँ पे एक कैच है, आशीष 4 वॉल पेंट करनी है, एक वॉल पेंट करने को तो इतने दिन लगेंगे, 4 वॉल पेंट करने के इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 21, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास बोट स्ट्रीम से, बोट एंड स्ट्रीम से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो बोट एंड स्ट्रीम बेसिकली मैं आपको एक चैप्टर में बता दूंगा डिटेल में, अभी हम पुराने पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा। देखो एक होती है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बेसिकली होती है पानी के बहाव के हम उल्टा चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जो बोट की स्पीड होती है हम उसको यू से डोनेट कर लेते हैं, और जो स्ट्रीम की स्पीड होती है उसको वी, उन दोनों को क्या करते थे माइनस, ठीक है। जैसे बोट इधर चल रही है और जो पानी का बहाव है वो इधर चल रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको कहते हैं अपस्ट्रीम, उसमें हम माइनस करते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम होती है दोनों का एडिशन, जिस तरह पानी है उसी तरफ क्या है, जिस तरह पानी है उसी तरफ बोट है, तो इसमें क्या हो जाता है दोनों यू और वी
बोर्ड की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को बी कह रहे हैं, भाप की स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ईश्वर कवर 721 किलोमीटर 42 किलोमीटर एक्सट्रीम द स्ट्रीम। ठीक है, अब देखो एंगेज द स्ट्रीम जा रहा है, तो एंगेज द स्ट्रीम जाने के लिए डाउन स्ट्रीम, तो इसको कितना टाइम लगेगा 42 इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, अप स्ट्रीम आ जाएगी। ठीक है, अब हमको डाउन स्ट्रीम भी निकालनी है। देखो डाउन स्ट्रीम कैसे आ जाएगी, 721 कितने घंटे में जा रहा है, ये 15 में जा रहा है। इधर से हमारे पास क्या आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। ये अपस्ट्रीम स्पीड आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। अब आगे क्या पूछा उन्होंने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड पूछी है। देखो ये क्वेश्चन है, ऊपर देखो ये वी की वैल्यू निकालनी है। वी की वैल्यू कैसे निकल सकती है, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 2v आ जाएगा और यू से यू कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाउन माइनस अप। तो स्ट्रीम की स्पीड किसके बराबर आएगी, v इज इक्वल टू डाउन माइनस अप अपॉन 2। ये क्या आ जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। देखो ये बेसिकली फॉर्मूला बन गया, डाउन में से अगर हम अप माइनस कर देंगे 720 बाय 15 माइनस 721 अपॉन 42, इन दोनों को माइनस करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किसकी स्पीड आ जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो 721 को क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। ठीक है, अब 50 और 42 का एलसीएम कैसे लेते हैं, 50 और 42 का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों की रेशियो ले लो। ठीक है, इन दोनों की अगर रेशियो लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 के टेबल पे काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जो इसको इससे मल्टीप्लाई कर, जो इसको एक ही नंबर आएगा। ठीक है, 5 × 42 कितना होता है 210, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 210, नीचे कितना है 2 है। ठीक है, अब 15 के टेबल 210 कब आता है, 14 पे आता है, और 42 के टेबल में एक कब आता है, 5 पे आता है 42 पे। ठीक है, हम बेसिकली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 721 मल्टीप्लाई बाय, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 अपॉन 210। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब ये 21 के टेबल पे जा रहा है, 21 के टेबल पे नहीं जा रहा, 7 के टेबल पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 103, नीचे कितना आ जाएगा 3। अब 3 के टेबल में इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 930 अपॉन 20। देखो 0 से तो कुछ चक्कर नहीं है, 2 के टेबल पे करेंगे कितना आएगा 154.5। देखो 0.5 एक 0 नीचे और थी, तो ये आंसर आएगा 15.45। इसका आंसर कितना है 15.45। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुमेन प्राइमरी लीग, जैसे आईपीएल होता है ना, आईपीएल लड़कों के लिए होता है, ऐसी वुमेन प्रीमियर लीग ये लड़कियों के लिए होता है। ये इस बार 2025 का टाइटल किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, आपके लिए अभी एक और होमवर्क का क्वेश्चन आ गया है। वुमेन लीग कब स्टार्ट हुई थी और इसका सबसे पहला विजेता कौन था। जब ये स्टार्ट हुई थी तो इसका पहला विनर कौन था, ये आपको बैठ करके बताना नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन है। देखो तख्ते बही इंस्क्रिप्शन रेफर टू विच पार्थियन रूलर, कौन से पार्थियन रूलर के ऊपर से तख्ते बही इंस्क्रिप्शन, बस यही पढ़ा था हमने, गोंडापुरंस। ठीक है, बस आपको यही चीज़ याद करनी है पार्थियन रूलर्स के बारे में, गोंडापुरंस के ऊपर से तख्ते बही इंस्क्रिप्शन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीएसपी पे ऊपर। डीपीएसपी देखो 97th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक डीपीएसपी नया जुड़ा था। ठीक है, उसका आर्टिकल है 43B आर्टिकल जुड़ा था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे, एक डीपीएसपी और नया जुड़ा था। उस डीपीएसपी में लिखा था हमको वॉलंटरी अच्छे काम करने हैं, जैसे हमको वॉलंटरी पेड़ पौधे लगाने से सारी वॉलंटरी जो एक्शन है वो टीपीएससी में इंक्लूड हुई थी अकॉर्डिंग टू 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 43B, जिसको हम 43B के नाम से भी जानते हैं, वॉलंटरी फंक्शंस हो गए। ठीक है, वॉलंटरी फंक्शंस जैसे गीला कचरा और कचरा नहीं फेंकना, ये वॉलंटरी फंक्शन हो गया। ये सारे वॉलंटरी फंक्शन 43B में
हमने क्या किए थे, इंक्लूड किए थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग के ऊपर। अब इस रीजनिंग का क्वेश्चन करने के लिए हमको इसके वैल्यूज़ पता होनी चाहिए थे, ठीक है। इनमें से कौन सा लाइक नहीं है। देखो एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू कैसे होती है, ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, ऐसे करके सी का नंबर 3 होता है, ऐसे करके आपको सारे नंबर याद करने हैं, ठीक है। ऐसे करके जब हम एच तक आएंगे तो एच का नंबर कितना होता है, एच का नंबर होता है 8। एल का नंबर कितना होता है, एल का नंबर होता है 12। और जे का नंबर कितना होता है, जे का नंबर होता है 10। एन का नंबर कितना होता है 14, ठीक है। एम का नंबर कितना होता है, अगले का लिखते हैं 13। यू का नंबर कितना होता है 21। के का नंबर कितना होता है 11। एच का नंबर कितना होता है 8, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रिलेशन बन गया, देखो इसमें कितने जुड़ गए, 2 जुड़ गए, ठीक है। बाकी सारे लाइक हैं, एक का लाइक नहीं है। इसमें भी कितने जुड़ गए, 2 जुड़ गए। इसमें कितने जुड़ गए, इसमें 2 माइनस हो गए। इसमें कितने माइनस हो गए, इसमें कुछ भी माइनस, ज़्यादा माइनस हो रहे हैं, तो यही है लाइक होएगा, ठीक है। बाकी भी हम लोग चेक करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे 14 है, आर का कितना होता है 18, पी का कितना होता है 16, टी का कितना होता है 20। देखो इसमें भी 2 जुड़ रहा है, मतलब हमारा सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ और ही जुड़ रहा है, बाकी सब में देखो 8 में 2 जोड़े, 8 में 10, 8 से 10 कब आएगा, 2 जुड़ के, इसमें भी 2 जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 माइनस हो रहे हैं, मतलब यही गलत है। इसमें भी 2 जुड़ रहे हैं, इसमें भी 2 जुड़ रहे हैं, तो अगले में 2 जुड़ेंगे, तो यही हमारे पास क्या आ गया, गलत आ गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राजा राममोहन रॉय के ऊपर। देखो राजा राममोहन रॉय जो थे, इनको हम किसके नाम से जानते हैं, जो राजा राममोहन रॉय थे इनको हम किसके नाम से जानते हैं राजा राममोहन रॉय के ऊपर क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वेदांता कॉलेज इन कोलकाता टू प्रमोट इंडियन एंड वेस्टर्न लर्निंग, ठीक है। बेसिकली जो राजा राममोहन रॉय थे, ये हमारे साइंटिफिक वे में जो सोचते थे, ठीक है, साइंटिफिक वे में सोचते थे, सती वगैरह को अबॉलिश करना चाहते थे। इनको हम इंडियन रेनेसां के नाम से भी जानते हैं, राममोहन रॉय, ठीक है। वेदांता कॉलेज इन्होंने कलकत्ता में लगाया था, किन्होंने लगाया था, राममोहन रॉय के लिए। अब इन राजा राममोहन रॉय के बारे में थोड़ा हम जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। देखो राजा राममोहन रॉय जी है, इनको राजा का टाइटल किसने दिया था, ये आपको याद करना है। राजा का टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने, अकबर सेकंड ने इनको राजा का टाइटल दिया था, ठीक है। इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाई थी, ब्रह्मो समाज कब बनाई थी, 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाई थी। इससे पहले ये आत्मीय सभा बनाई थी इन्होंने, आत्मीय सभा बनाई थी 1814 में, ठीक है। और क्या क्या बनाया था इन्होंने एक हिंदू कॉलेज भी बनाया था, हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में, देखो हिंदू कॉलेज भी 2 हैं, जो कलकत्ता में है वो बनाया था इन्होंने 1817 में। और ये हिंदू कॉलेज एक बनारस में भी है, वो बनारस वाला उन्होंने नहीं बनाया था, वो बनाया था एनी बेसेंट ने, वो 1898 में, वो एनी बेसेंट ने बनाया था, ठीक है। वो इन्होंने नहीं बनाया था बनारस वाला, कलकत्ता वाला इन्होंने बनवाया था, ठीक है। जो इनकी जो बुक्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, देखो जगह की कमी है तो बुक्स इनकी कौन कौन सी है, देखो मैं आपको एक लिख देता हूँ, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये इन्होंने एक बुक है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, जिनकी राइटिंग है गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये आपको याद करनी है, इनकी एक बुक इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। ये बेसिकली साइंटिफिक वे में आगे चलना चाहते हैं, इन्होंने प्रॉन्ट में सब बनाई थी सती को अबॉलिश करने के लिए, वीडो रीमैरिज को आगे ले जाने के लिए, इसको वीडो रीमैरिज ये सब इन्होंने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया है, ये भी रीजनिंग का, जो हमें ऊपर करके हैं मुझे लगता है वैसा ही है, बाकी हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सारे वॉवल्स हैं तो हैश है, यहाँ पे एक वॉवल आ गया तो परसेंटेज है, यहाँ पे सारे कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वैसे ही लग रहा है। यहाँ पे सारे कॉन्सोनेंट है, ये तो गलत है। यहाँ पे एक वॉवल है, वॉवल में परसेंटेज है, ये भी गलत है, नहीं इसमें कुछ और लग रहा है, देखो वॉवल तो इसमें भी है, गलत लग रहा है ये थोड़ा क्वेश्चन, नहीं इसमें वॉवल है, हाँ ठीक है इसमें वॉवल है, वॉवल में तो परसेंटेज आना चाहिए, नहीं इसमें कुछ और है, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसमें क्या है।
जे सम चेक कर लेते हैं एक बार। जे का सम कितना, जे होता है 10, एल होता है 12, एच कितना होता है, एच होता है 8। इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20 30। आई कितना होता है, आई होता है हमारे पास 9। के कितना है, के 11। जी कितना है, जी 7। तो कितना आएगा, 27। यहाँ पे और सम आ रहा है, वहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे इवन सम आ रहा है, वहाँ पे हैश है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सम करेंगे तो कितना है, ई का कितना होता है 5, जी का कितना होता है 7, 5 और 7 12, 12 और 3 15। नहीं, एक बार करके देख रहे हैं। एन का कितना होता है, एन का 14, पी का कितना होता है 16, 30। नहीं, ये नहीं है, कोई और तरीका। इसमें 2 बढ़ गए, इसमें भी 2 बढ़ गए, इसमें 3 कम हो गए, इसमें 4 कम हो गए। नहीं, ये भी नहीं है। और कुछ इसमें और लॉजिक लग नहीं रहा अभी। इसमें 4 बढ़ गए, इसमें 4। हाँ ठीक है। इसमें -4 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। ठीक है, -4 +2। ये देख लेते हैं ई का नंबर कितना होता है। ई का होता है हमारे पास 5। ठीक है, ई का नंबर 5 होता है। जी का नंबर कितना होता है, जी का होता है 7। देखो इसमें 2 बढ़ गए। सी का कितना होता है 3। इसमें कितने कम हो गए, 4 कम हो गए। ठीक है, अब देखो एन पे भी यही हो रहा है। एन का नंबर कितना होता है 14। पी का नंबर कितना होता है 16। ठीक है, 2 बढ़ गए। अब देखो एल का नंबर कितना होता है, एल का नंबर होता है 12। देखो 4 कम हो गए। ठीक है, तो यही आंसर है। देखो इसमें 2 बढ़ रहे हैं पहले, फिर क्या हो रहा है, फिर 4 कम हो रहे हैं। ठीक है, 2 बढ़ रहे हैं, 4 कम हो रहे हैं, तो वो इसी में हो रहा है, तो यही आंसर है। समझ गए, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है सीएम के ऊपर। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन बने हैं 2024 असेंबली इलेक्शन के बाद। आपको सारे सीएम याद कर लेना। ठीक है, सारे स्टेट्स के सीएम याद कर लेना। जीएमएम पार्टी के थे भारत। ठीक है, ये हमारे नए सीएम बने हैं 2024 में झारखंड के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है मैथ का, जिसमें है केरन स्पेंड 45 ऑफ हिज सैलरी। देखो 45 उसने सैलरी का अपना स्पेंड कर दिया, बाकी का ऐसे सेव करती है। हम मान रहे हैं 100 सैलरी थी, 45 उसने स्पेंड कर दिया, तो कितना बचा रही है वो 55% क्या कर रही है, बचा रही है। क्वेश्चन में कितना बचा रही है वो 66,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66,000 अपॉन 55। हमको किसी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी कटिंग कर दो तो कितना आ जाएगा, नीचे 5, यहाँ पे आ जाएगा 6000। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 12, तो कितना आ जाएगा 12, 1,20,000 इसका आंसर आ जाएगा। जी ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो इन नवंबर में हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं इन ऑनर ऑफ डेयरी रेवोल्यूशन। डेयरी रेवोल्यूशन को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी हम जानते हैं डेयरी रेवोल्यूशन को। ठीक है, डेयरी रेवोल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं डेयरी रेवोल्यूशन। देखो इसमें क्या था, बेसिकली दूध की हमने क्या बढ़ाई, दूध की वैल्यू बढ़ाई। ठीक है, दूध की वैल्यू बढ़ाई, ऑपरेशन फ्लड। हमने दूध की वैल्यू बढ़ाई और दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करने स्टार्ट किया। 26 नवंबर को हम इस डे, ये किसने स्टार्ट किया था, किसके याद में बनाते, डॉक्टर वर्गिश के नाम। डॉक्टर वर्गिश ने ये लाए थे ऑपरेशन फ्लड। उनके सम्मान में हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, नेशनल मिल्क डे। ठीक है, ये क्या लेके आए थे, वाइट रेवोल्यूशन, जो बेसिकली मिल्क के रिलेटेड है, वाइट रेवोल्यूशन। इन्होंने और क्या स्टार्ट किया था, ये वही बंदे हैं जिन्होंने अमूल इन्होंने बनाया था, अमूल। ठीक है, अमूल दूध। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारे पास मैथ का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो एक डीलर ने 63,000 में 2 ड्रायर बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों की क्या है, सेम है। एक को 5% प्रॉफिट में बेचा। 5% का मतलब होता है 5/100, मतलब कितने का बेच दिया, एक
20 का सामान उसने कितने का भेज दिया, पहले वाला 21 का, ये फर्स्ट ड्रायर उसने 20 का 21 का भेज दिया। दूसरा 3/30 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/10। 10 का सामान उसने कितने का भेज दिया, जब भी लॉस होगा तो हम क्या कर देंगे माइनस। 10 का सामान कितने का भेज दिया, 7 का। ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, ठीक है। एक को उसने 5% प्रॉफिट में, दूसरे को 30% लॉस में। तो ओवरऑल क्या हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, वो हमने देखना है। जो सेलिंग प्राइस दोनों की सेम थी, पर यहाँ पे अलग अलग आती है, तो सेम करने के लिए क्या, इससे मल्टीप्लाई करने के इसको हम 3 के साथ, ताकि ये 21 बन जाए। तो ये कितना आएगा 30, 21 पर कितना आएगा 21, 20। अब इन दोनों को जब हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा 50। मतलब उसे 50 रुपीज़ खर्च किए, वो कितने का बेच दिया सामान, 42 का। तो कितने का लॉस हो गया उसको लॉस हो गया 8 का लॉस हो गया 50 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, इतने परसेंट का उसको क्या हो गया लॉस हो गया। तो कितने परसेंट का लॉस हो गया, 16% उसका क्या हो गया लॉस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को पहले सेम किया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस थी, हमारे पास क्या थी CP थी, दोनों को ऐड करना है, समझिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस बिटवीन SI और CI। देखो 2 साल में जो SI और CI का डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, A² 100% इंटू P। ये होता है 2 साल का CI और SI में डिफरेंस। ये किसके बराबर दिया हुआ है हमारे पास, 797। P हमको फाइंड करना है। देखो ये कितने, A मतलब रेट कितना हमारा 16 किसके है 256 अपॉन 100 अपॉन 1/100। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, P की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 256 को सीधा ही काटने की कोशिश करते हैं। 256 को हम जब 3 से काटेंगे तो जाएगा, पहले 3 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, सारी सेम है, फिर 1 पे जाएगा, फिर 3 पे, 3 1 1 3, ये भी सेम है सारे, फिर 3, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगी P। ये होता है 2 साल के SI और CI। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन थी तो हमको वो चेक करनी है, थोड़ी ध्यान से करनी है कैलकुलेशन भी कैसे हम करें, ठीक है। अब 58 क्वेश्चन हम आज 50 क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में अगले 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू ईच इवन डिजिट, इवन में हमको 2 ऐड करना है, और 2 इज़ एडेड टू और डिजिट, और में भी हमको 2 ऐड करना है। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। देखो लेफ्ट इधर होता है ना, इधर से पहला डिजिट और फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट, और इधर से ही पहले डिजिट का क्या होगा, सम क्या होगा। देखो 5 में कितना ऐड करना है, ऑड है ना नंबर, तो 2 ऐड करना है, तो कितना आएगा 7। ये 3 भी ऑड है, 3 में भी हमको क्या करना है 2, इन दोनों का क्या निकालना है हमको, सॉरी इसमें 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5, इन दोनों का क्या निकालना सम, दोनों का सम कितना आ जाएगा 12। इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले पार्ट में देखेंगे बाकी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। और आप कमेंट में बताना आपको कौन सा चैप्टर अगले वीडियो में चाहिए, मैं आपको वो चैप्टर भी करवा दूँगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर और टॉपिक जो भी आपको चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ही मत भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको जो 2 होमवर्क के क्वेश्चन है उसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ठीक है। ओके, थैंक यू।